नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मन्नू थे, यानी कि आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना मदनी ने कहा, मैंने पूछा कि जब कोई नहीं था न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे। जब कोई नहीं था तब मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूजते थे। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है। अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हें आप ईश्वर कहते हैं। मौलाना मदनी के बयान का जैन मुखी लोकेश ने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहाँ जायज है। मुनि लोकेश ने मंच पर यह बात कही। इसके बाद वे कार्यक्रम से उठकर चले गए। इसके बाद दूसरे धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम को छोड़ दिया। तो आपको बता दें कि जैन गुरु इस दौरान विरोध कर रहे थे और साथ ही साथ कहा अरशद मदनी ने कि हम जैसे आदम कहते थे वो बताते चले। जमीयत के मंच से इस दौरान भड़काऊ भाषण एक बार फिर दिया गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ। तो इस खबर की ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ साजिद रशदी मुस्लिम धर्मगुरु जी जुड़े हुए हैं। साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज में आपका। साजिद जी, जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, एक बार नहीं कई बार ये भाषण दिए गए हैं, इस दौरान क्या आपको लगता है कि मुस्लिम जो हैं हिंदुस्तान में उनके अंदर ये द्वेष की भावना पैदा कर सकते हैं? कौन सा बयान भड़काऊ दे दिया? जिस तरीके से भड़काऊ है, अगर अपनी अपनी आस्था को आदमी संविधान के अकॉर्डिंग बयान कर रहा है अपने अपने ही लोगों में, तो इसमें भड़काने वाली कौन सी बात है? ये तो आस्था है हमारी कि भाई अल्लाह फिर इस तरीके के बयानों का विरोध क्यों हो रहा है? अगर ये आस्था है और ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं है तो किसका विरोध हो रहा है? इस तरीके के भाषण का विरोध हो रहा है। जैन धर्मगुरु है जो वहाँ पर मौजूद थे, वो इस कार्यक्रम को छोड़कर निकल गए। अब उनके मन की बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो विरोध क्यों कर रहे? गलत किया उन्होंने विरोध। कोई भी आदमी, देखिए संविधान में हर आदमी को अपने धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने तक की इजाजत है। आप बोलो अगर इजाजत नहीं है तो? जी बिल्कुल इजाजत है। अरशद मदनी साहब ने वो जलसा बुलाया, अरशद मदनी साहब अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी सद्भावना की वजह से बुला लिया। अगर वो अपने लोगों को अपने धर्म पर सही अमल करने की बात कर रहे हैं तो इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये बयान दिया है, क्या इससे संदेश क्या जाएगा जो देश में? संदेश कुछ भी नहीं जाएगा, संदेश अच्छा जाएगा। अपने लोगों को बता रहे हैं ना, वो किसी और को थोड़े कह रहे हैं। उन्होंने ये थोड़े कहा कि जैन धर्म की आप मुखालफत करो, हिंदू धर्म की मुखालफत करो, ईसाई धर्म की मुखालफत, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला जी। तो इस दौरान जो संत वहां से उठकर गए हैं वो गलत नहीं है, गलत है आपके हिसाब से? वो कहीं ना कहीं उस मानसिकता से मुतासिर थे जो मानसिकता देश में नफरत फैला रही है, इसलिए वो चले गए उठ के। अब उनके जाने से क्या फर्क पड़ता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साजिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि इस दौरान मदनी ने आरएसएस चीफ के उस बयान का भी समर्थन किया है, साथ ही आरएसएस चीफ की भी इस दौरान तारीफ की।
मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे यानी कि आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु भी मंच छोड़कर चले गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना मदनी ने कहा मैंने पूछा कि जब कोई नहीं था न श्री राम थे न ब्रह्मा थे और ना ही शिव थे। जब कोई नहीं था तो मनु पूजते किस तो थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूजते थे। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि उसका कोई रूप रंग नहीं, वो दुनिया में हर जगह है। इस दौरान मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने भी विरोध किया है और साथ ही साथ जैन मुनि के साथ वहां मौजूद और भी जो संत थे वो भी कार्यक्रम छोड़कर उठकर निकल गए। प्रधानमंत्री आज दौसा राजस्थान में मौजूद है। 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन जनता को भी वो समर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज दौसा दौरे पर इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही साथ करोड़ों की योजनाओं की सौगात राजस्थान वासियों को दे रही हैं। आप साथ में आपको ये भी बता दें कि ये अब जिस तरीके से सड़क योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है और सड़क योजनाओं की यहाँ सौगात दी जा रही है, लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और बेहद ही कम समय में इस दौरान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँच सकते हैं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के गांव अलीपुर से दौसा तक के भाग का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके लिए दौसा में शुभारंभ समारोह की तैयारियां भी की गई हैं। परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम करने वाले हैं। एक विशाल जनसभा को पीएम ने संबोधित किया। इसके पहले 28 फरवरी को भी वो भीलवाड़ा आए थे। इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के चलते प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के मीणा बाहुल्य इलाके में दौरे को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चाएं काफी तेज लगी हुई हैं और सियासी चर्चाएं उठने लगी हैं। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों पर, राजस्थान के विधानसभा चुनावों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में दौरा कर रहे हैं और ये बेहद कम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा बताया जा रहा है। आज बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री इस दौरान दौसा में जनता को संबोधित करने पहुंचे और जनता से इस दौरान एक्सप्रेसवे को लेकर भी तमाम बातें की हैं उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सड़क परियोजना का जो शिलान्यास किया गया है इससे काफ़ी फायदा लोगों को होने वाला है और बेहद ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने के बाद कांग्रेस में लंबी पारी खेलने का बयान देकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने से जुड़े सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वो चैप्टर अब क्लोज हो गया है। इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने में गर्व होता। मुख्यमंत्री से कई गुना बड़ा पद कांग्रेस अध्यक्ष का होता है। वो चैप्टर क्लोज हो गया है। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनने में गर्व महसूस होता। जो कुछ होना होता है वो फिक्स होता है। जो कुछ भी हुआ वो हो गया है। गहलोत ने आगे कहा कि रिटायरमेंट तो मैं अंतिम सांस तक नहीं लूंगा। आज 50 साल राजनीति में मुझे हुए हैं। 20 साल की उम्र में मैं राजनीति में आ गया था। एनएसयूआई से जुड़ा था। वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाईकमान ने मुझे हमेशा मौका दिया, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी, सब ने मुझे मौका दिया। सोनिया गांधी ने विश्वास करके मुझे मुख्यमंत्री बनाया, कुछ सोचकर ही बनाया। तीन बार मैं मुख्यमंत्री बना। सोनिया गांधी ने पहचान की मेरी तो कुछ सोचकर ही की होगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोगों ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा नाम तय किया। तो आपको बताते चले कि इस दौरान सियासी गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अशोक गहलोत जिस तरीके से बयान दे रहे थे बजट पेश करने के बाद, संकेत इससे देने लगे हैं कि अब राजस्थान में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाली हैं उसमें भी कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत ही होंगे। और जिस तरीके से राजस्थान में सियासी रार कांग्रेस खेमे में मची होती है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये रार देखने को मिल सकती है।
राजधानी में आज दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। भोपाल में जनसभा को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विनय रतन सिंह संबोधित करेंगे। ओबीसी नेता प्रीतम लोधी, व्यापम कांड के विसल फ्लूअर डॉक्टर आनंद राय, सुनील ओबरॉय, सुनील आस्ते, सुनील बैरसिया सहित प्रदेश भर के भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और SC/ST के लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर से भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रात में ही भोपाल पहुंच चुके थे। रात से ही भेल नशहरा मैदान पर कार्यकर्ताओं का जमघट शुरू हो गया। भोपाल में पहली बार भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार आस्ते ने दावा किया कि इस शक्ति प्रदर्शन में 5 लाख लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विरोध के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शराब नीति का नया प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके मुताबिक अहाते बंद हो सकते हैं। यदि चालू रखने का निर्णय होता भी है तो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही देशी शराब के दाम 1 से 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं। पिछले साल 23 जनवरी को सरकार ने नई शराब नीति जारी कर दी थी। इस बार उमा भारती के विरोध और कुछ सुझावों के कारण नई शराब नीति अटकी पड़ी है, जिस पर रविवार को फैसला यानी कि आज फैसला होने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले कुछ महीनों से शराब नीति को लेकर सरकार को घेर रही हैं। हाल ही में उन्होंने भोपाल के अयोध्या नगर इलाके के एक मंदिर में 3 दिन तक डेरा डाल रखा था। वे मंदिर के सामने स्थित शराब दुकान और प्रदेश की शराब नीति के विरोध में मंदिर में रहकर विरोध कर रही हैं। तो आपको बता दें कि उमा भारती लगातार इसका विरोध कर रही है और शराब नीति जिस तरीके से लाई जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है। शिवराज सरकार इसके बाद बैकफुट पर नजर आ रही है और संभावना जताई जा रही है कि शराब नीति में कुछ न कुछ बदलाव इस बार फिर से जरूर हो सकता है। हरियाणा में पानीपत के गांव नौलथा में किसान की 5 करोड़ की जमीन को हड़पने के लिए अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनी कर्मियों ने जाली दस्तावेज बनवाए। यहां तक उन्होंने किसानों को कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन अदायगी के फर्जी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिन्हें किसान ने सबूतों के साथ फर्जी साबित कर दिया। मगर किसान पर आरोपी समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पानीपत पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी शिकायत किसान ने गृह मंत्री अनिल विज से की। गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत दी गई है और शिकायत में जितेंद्र बनी सिंह ने गुरुग्राम की कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के 3 डायरेक्टर पवन कुमार मित्तल, पुनीत महेंद्रता, अमित कुमार समेत 8 लोगों के खिलाफ 8 बड़ी धाराओं में केस दर्ज करवाया। आरोपियों ने डायरेक्टर के अलावा अजय शर्मा, केयर ऑफ अडानी पक्षी लॉजिस्टिक्स, राजीव संधू निवासी सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली, राजपाल केयर ऑफ अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स पानीपत और प्रदीप खन्ना स्टाम्प वेंडर गुरुग्राम शामिल हैं। रोहतक में एक साइबर ठगी से जिले की जनता परेशान है। घटना शहर के 10 दिसंबर की DLF कॉलोनी की थी, जहां पर रहने वाले एक बुजुर्ग अर्जुन दुआ से ठगी हुई। बुजुर्ग को कोल इंडिया कंपनी इन्वेस्ट के नाम पर 10 गुना रिटर्न देने का लालच दे रही थी। साइबर अपराधियों ने 1,81,77,000 रुपए लूटे। घटना में साइबर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरे 2 महीने बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। साइबर सेल इंचार्ज ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्हें पंजाब और दिल्ली से पकड़ा गया। आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश कर रिमांड में लिया जाएगा। बहरहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। तो बता दें कि रिमांड में आरोपियों को ले लिया गया है और इस दौरान दिल्ली से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साइबर सेल इंचार्ज ने ये गिरफ्तारी की है। साइबर सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रोहतक में एक साइबर ठगी से जिले की जनता परेशान थी। घटना के 10 दिसंबर को ये बताई जा रही है DLF कॉलोनी की थी, जहां पर रहने वाले एक बुजुर्ग अर्जुन दुआ से ठगी हुई। बुजुर्ग को कोल इंडिया कंपनी इन्वेस्ट के नाम पर 10 गुना रिटर्न देने का लालच दिया गया था। बुजुर्ग को साइबर अपराधियों ने 1 करोड़
81,77,000 रुपए लूटे थे। घटना में साइबर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे 2 महीने बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। साइबर सेल इंचार्ज ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में 4 की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें पंजाब और दिल्ली से पकड़ा गया। आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश कर रिमांड में लिया गया है। बहरहाल इस मामले में आगे की जांच अभी भी पुलिस कर रही है और साथ ही साथ इनके और सदस्य के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। हमने स्टार्टिंग में 2 लड़कों को दिल्ली से अरेस्ट किया था। अकाउंट होल्डर्स थे, उनके अकाउंट में करीब 37-38 लाख रुपए गए थे और उसी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान 4 लड़कों को हमने कल अरेस्ट किया था। 2 लड़के दिल्ली से हैं, 2 पंजाब से हैं। इन्होंने मिलके ये पूरा नेक्सस है और इन्होंने हमारे कंप्लेनेंट अर्जुन देव, उनके साथ 1 करोड़ 81 लाख की ठगी की है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। अच्छा, नाम क्या क्या है आरोपियों के? विशाल हैं, कर्णदीप हैं, अंकित है और एक लड़का बुधराम है। हमने भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर सीरिया और तुर्की के लिए रवाना हुआ। शनिवार रात 8:30 बजे दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से इस विमान ने उड़ान भरी। ये विमान सीरिया और तुर्की जाएगा। विमान से मेडिकल इक्विपमेंट्स, जीवन रक्षक दवाई समेत बच्चों के लिए मिल्क पाउडर के पैकेट्स भेजे गए। इस फ्लाइट से दोनों देशों के लिए 35 टन राहत सामग्री भेजी गई है। 23 टन सीरिया और 12 टन तुर्की में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। सीरिया के लिए भेजी जा रही सहायता में स्लीपिंग मैट, जनरेटर सेट, सोलर लैंप, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं, आपदा राहत सामग्री शामिल है। तुर्की के लिए जाने वाली सामग्री में आर्मी फील्डर, अस्पताल और एनडीआरएफ टीम के लिए चिकित्सा उपकरण, रोगी मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन, सीरिंज पंप, ग्लूकोमीटर, कंबल और अन्य राहत सामग्री शामिल है। तो आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया एक भयावह स्थिति से जूझ रही है, जिसके लिए भारत उनकी सहायता कर रहा है उस स्थिति से निपटने के लिए। इसी के चलते भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर सीरिया और तुर्की के लिए रवाना हो गया है। बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से इस विमान ने उड़ान भरी। ये पहले विमान सीरिया और फिर तुर्की जाएगा। विमान से मेडिकल इक्विपमेंट्स, जीवन रक्षक दवाएं और बच्चों के लिए मिल्क पाउडर के पैकेट्स भेजे गए हैं और तमाम ऐसी चीजें विमान से भेजी गई हैं जो कि वहां पर प्रयोग की जा सकती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 23 टन सीरिया और 12 टन तुर्की में राहत सामग्री पहुंचाई गई है, यानी कि कुल मिलाकर 35 टन राहत सामग्री इस विमान के जरिए भेजी गई है। सीरिया के लिए ये सहायता भेजी जा रही है। इसमें स्लीपिंग मैट, जनरेटर सेट, सोलर लैंप, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन चीजें, दवाएं और तमाम ऐसी आपदा राहत सामग्री है जिससे वहां रह रहे या फिर वहां पर मौजूद वहां पर पीड़ितों को इससे सहायता मिल सके। इसी के चलते हिंडन एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी है और तुर्की और सीरिया में सहायता पहुंचाई जा रही है। और तुर्की और सीरिया जिस स्थिति का सामना कर रही है, भारत उनकी लगातार मदद कर रहा है। भारत ने एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर भेजी हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। लगातार इस दौरान तुर्की और सीरिया में भी अगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज 25,000, 26,000 तक संख्या पहुंच गई है मरने वालों की और घायलों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टीम के लिए चिकित्सा उपकरण, रोगी मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन, सीरीज पंप, ग्लूकोमीटर, कंबल और राहत सामग्री भेजी गई है। इस दौरान भारत की तरफ से पीड़ितों की मदद के लिए सामान भेजा गया है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें भेजी हैं। कई टीमें भारत से भेजी गई हैं जिसकी सहायता से तुर्की और सीरिया से स्थिति से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरठ को बम से उड़ाकर किसी बड़े धमाके की मजबूत प्लानिंग थी। शनिवार शाम परीक्षित गढ़ में नहर के पास एक हैंड ग्रेनेड एक्टिव निकला है। पुलिस ने देर रात बम को सुनसान क्षेत्र में डिफ्यूज किया। इस दौरान बड़ा धमाका हुआ। माना जा रहा है ये एक्टिव बम किसी बड़ी साजिश के तहत प्लान किया गया था जो नाकाम हुई।
परीक्षित गढ़ थाना पुलिस ने शनिवार देर रात हैंड ग्रेनेड को सुनसान इलाके में डिफ्यूज किया। HE-36 हैंड ग्रेनेड को फुल चार्ज डेमोलिशन सेट लगाकर ब्लास्ट कराया गया। हैंड ग्रेनेड देखने में इनएक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन डिफ्यूज होते ही जोरदार धमाका हुआ। साथ ही लाइट भी निकली, जिससे साफ हुआ कि बम एक्टिव था, जिससे प्लानिंग के तहत लगाया गया। तो आपको बता दें कि मेरठ को बम से उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। नहर के पास एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, इसे देर रात डिफ्यूज किया गया। इसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह एक इनएक्टिव ग्रेनेड है, लेकिन जब इसको डिफ्यूज किया गया उसके बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट यहाँ पर हुआ और एक चिंगारी भी यहाँ पर देखने को मिली। इस दौरान एक आग यहाँ पर देखने को मिली, जिससे पता लगा कि ये एक्टिव हैंड ग्रेनेड था और मेरठ को बम से उड़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी और एक प्लानिंग के तहत इस हैंड ग्रेनेड को नहर के पास रखा गया था। डिफ्यूज होते ही जोरदार धमाका यहाँ पर हुआ और एक लाइट निकली, इससे साफ हुआ कि बम एक्टिव था और इसे प्लानिंग के तहत लगाया गया था। तो आपको बता दें कि मेरठ को उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराकर दिल्ली लौट आए हैं। शनिवार देर शाम वे सिंगापुर से दिल्ली पहुंचे। 76 दिनों के बाद वे दिल्ली लौटे हैं। लालू प्रसाद अपनी बेटी राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में हैं। अभी उनके बिहार आने की संभावना नहीं जताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें प्रदूषण, धूल और एलर्जी से बचकर रहने की सलाह दी है। किसी सर्दी खांसी वाले मरीज से दूर रहने को कहा है। वे सिंगापुर के डॉक्टरों के साथ ही एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में भी रहेंगे। बिहार में जेडीयू के अंदर चल रहे उथल पुथल के बीच में लालू यादव वापस लौटे हैं। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में हो रही देरी पर लालू प्रसाद अब क्या कोई रणनीति चलाएंगे, ये भी अब देखने वाली बात होगी। क्या राजनीति में लालू प्रसाद यादव का कोई योगदान होगा या फिर बिहार में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही है, क्या उसको लेकर लालू प्रसाद यादव कुछ कर सकते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। तो आपको बताते चले कि सिंगापुर से अब लालू यादव दिल्ली लौट आए हैं और जब लालू यादव दिल्ली आ गए हैं तो बिहार में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि देरी हो रही है, अब इसमें भी क्या लालू प्रसाद यादव अपनी भूमिका निभाएंगे या फिर कब तक लालू एक्टिव अपनी तत्परता यहाँ पर दिखाएंगे, ये देखने वाली बात है। और साथ ही साथ दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में भी लालू यादव रहेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी, लेखपाल और जेई भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि नकल अभ्यर्थी अब आगामी भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए आयोग से अभ्यर्थियों को आपको बताते चले 44 अभ्यर्थी इसमें नकल में पाए गए थे और तुर्की तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।